हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शुभम एंड आई एस सोशल के चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट एक लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है पोस्ट मॉडर्न इकोनॉमी। तो दिस इज चैप्टर 19 जो ओल्ड एनसीईआरटी है 11th क्लास की, आर एस शर्मा द्वारा लिखी हुई, उसका ये डिस्कशन होने वाला है। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम इंडो रोमन ट्रेड के बारे में देखेंगे कि इंडिया और रोम के बीच में किस टाइप का ट्रेड हुआ करता था और किस तरीके से इस ट्रेड ने इंडिया की सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इंडिया के कल्चर को, इन सारी चीज़ों को काफ़ी तरीके से जो है इम्पैक्ट किया। तो this lecture is going to be important for all civil service examination and other government exams and and some other relevant examination as well. तो चलिए शुरुआत करते हैं इस important lecture की। तो my name is Shubham and you are watching IS Social Channel. Let's get started. तो सबसे पहले जो बात आती है वो आती है क्राफ्ट के बारे में कि इंडिया का क्या क्राफ्ट था। तो बेसिकली ये 3 किताबें हैं, ठीक है। दिघनिकाय, महावस्तु, मिलिंद पन्हो, ये 3 इंपॉर्टेंट किताबें हैं जो कि बुद्धिस्ट किताबें हैं, बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। मिलिंद पन्हो क्या है इसके बारे में हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो इन किताबों के हिसाब से इंडिया के पास इंडिया और रोम के बीच में काफ़ी एक फलता फूलता ट्रेड और कॉमर्स का रिश्ता था, जिसमें बेसिकली टेक्सटाइल, बीड मेकिंग, आइवरी कार्विंग, ग्लास मेकिंग, टेराकोटा आर्ट, कॉइन मिंटिंग, ऑयल प्रोडक्शन, इन सारे एरियाज में ट्रेड हुआ करते थे, इन सारी चीज़ों का ट्रेड हुआ करता था। फिर अब बात आती है कि इस टाइम पे, चलिए चीज़ें तो हमने देखी कि भाई ये चीज़ें हम एक्सचेंज किया करते थे, लेकिन उस टाइम पर कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस भी थे, कुछ ऐसी जगह थी जो जहाँ पे इंडिया का क्राफ्ट प्रोड्यूस होता था, जो इंडिया का बेसिकली इंडस्ट्रियल हब कह सकते हैं, ठीक है। इसको कह सकते हैं इंडिया का इंडस्ट्रियल हब। तो सबसे पहला नाम आता है मथुरा का। मथुरा में एक खास टाइप की बहुत ही फाइन क्वालिटी की टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा प्रोड्यूस किया जाता था जिसका नाम था शतक, ठीक है। मथुरा आप मैप में देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में ये मौजूद है। फिर दूसरा इंडस्ट्रियल टाउन था, उसका नाम था उरयूर। उरयूर यहाँ पर लोकेटेड है जो कि तमिलनाडु में है। ये भी जो जगह है उरयूर की, ये भी काफ़ी टेक्सटाइल और डाइंग के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, ठीक है। फिर तीसरा नाम आता है अरिकमेड़ू का। ये रहा अरिकमेड़ू, ये भी डाइंग के लिए यानी कपड़ों को रंगने के लिए का काम यहाँ पर हुआ करता था। तो मोस्टली आप देख सकते हैं कि मथुरा हो गया, उरयूर हो गया या अरिकमेड़ू हो गया, ये जो 3 एरियाज थे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। आप मान कह सकते हैं कि ये एंशियंट इंडिया के इंडस्ट्रियल टाउन्स थे जहाँ पे कपड़े की कपड़ा बनाने का और कपड़े को रंगने का काम इन तीनों जगह पर हुआ करता था। फिर अब बात आती है इंडिया और रोम के बीच में ट्रेड के बारे में। तो देखा जाए तो सबसे पहले, ठीक है, पहले हम लोग लैंड रूट का इस्तेमाल करते थे। इंडिया से कोई भी सामान जो है लैंड के थ्रू होते हुए, जमीनी रास्ते को पार करते हुए सेंट्रल एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, ठीक है, इराक, इन सारे एरिया से होते हुए रोम पहुंचा था। लेकिन हुआ क्या कि धीरे धीरे ये वाला जो एरिया है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, शकाज और कुशान जो एम्पायर्स हैं, ये धीरे धीरे अपना जो है यहाँ पर इन लोगों ने अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश कर लिया। और इनके डोमिनेंस इस्टेब्लिश करने की वजह से ये वाला जो रास्ता है वो थोड़ा सा डिसरप्ट हो गया, और इसी वजह से 100 एडी आते आते इंडिया का जो ट्रेड है वो लैंड रूट से सी रूट की तरफ शिफ्ट होने लगा। और इसी क्रम में एक बहुत ही खास डिस्कवरी, जिसको बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ मॉनसून। तो मॉनसून की डिस्कवरी होती है लगभग 100 एडी के टाइम पर, ठीक है। अगर आप देखें तो मॉनसून की डिस्कवरी 100 एडी के टाइम पर होती है, और इस डिस्कवरी की वजह से अगर आप देखें कि मॉनसून ने किस तरीके से इंडिया के ट्रेड को फैसिलिटेट किया, चलिए समझते हैं।
तो साउथ वेस्ट मानसून का मतलब है जो समुद्र से हवा इंडिया की तरफ बहती है जब गर्मी, जब आप देखते होंगे मई जून के मौसम में इंडिया में बारिश होती है, क्योंकि समुद्र से हवा जो है इंडिया की तरफ बढ़ती है, क्योंकि काफ़ी गर्मी होने की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और लो प्रेशर की वजह से समुद्री हवाएं जो है इंडिया में एंटर करती है, इसी को कहते हैं मानसून। तो ये मानसून की जो हवाएं हैं जो कि इस दिशा में बहती थी, इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हुए, इन्हीं हवाओं का इस्तेमाल करते हुए जो मर्चेंट्स थे, जो रोमन मर्चेंट्स थे, वो इंडिया आते थे। तो मई से सितंबर के बीच में ये हवाएं इंडिया की तरफ बहती थी, और नवंबर से फरवरी के बीच में ये इंडिया से इंडियन ओशन में इस दिशा में बहती थी। और यही जो मर्चेंट्स इंडिया में मई से सितंबर के बीच में आते थे, वो अपनी नाव को, अपनी शिप्स को इंडिया से सामान जो है उनको लाद कर वापस अपने देश निकल जाया करते थे। ठीक है, तो ये समझ में आया कि मॉनसून ने किस तरीके से इंडिया के ट्रेड को इम्पैक्ट किया। ठीक है, और ये 100 एडी में मॉनसून की डिस्कवरी हुई, और मॉनसून को डिस्कवर करने के पीछे जो श्रेय जाता है, जो क्रेडिट जाता है, वो एक अननोन ग्रीक सेलर थे। ठीक है, वैसे तो कहीं कहीं कुछ किताबों में कुछ कुछ नाम दिए हुए हैं, लेकिन ऐसा बहुत ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है कि उनका नाम, एक्चुअल नाम क्या था। तो कोई एक ग्रीक सेलर थे, ठीक है, अननोन ग्रीक सेलर, उन्होंने पहली बार जो है मॉनसून को डिस्कवर किया। ठीक है, पहली बार उन्होंने मॉनसून की डिस्कवरी करी, और इसी मॉनसून की डिस्कवरी ने इंडिया को पूरी तरीके से रोमन साम्राज्य के साथ इकोनॉमिकली एंड कमर्शियली जोड़कर रख दिया। अब बात आती है कि इंपॉर्टेंट पोर्ट्स क्या थे उस टाइम पर। ठीक है, तो हमने देखा कि इंडिया का बहुत ही एक वाइब्रेंट मैरीटाइम ट्रेड लिंक था रोमन सिविलाइजेशन के साथ। अब ये इस टाइम पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे जिसका इस्तेमाल किया जाता था। तो सबसे पहला नाम आता है ब्रोच का, जिसको आज हम भरूच के नाम से जानते हैं। इसी का नाम वैदिक पीरियड में भरूच का नाम था भृगुकच्छ। ठीक है, भृगुकच्छ। जब ग्रीक्स आए तो ग्रीक्स ने भृगुकच्छ का नाम दिया बेरगाजा। बेरगाजा ये ग्रीक्स का नाम है। जब अंग्रेज आए तो इन्होंने बोला ब्रोच। ठीक है, और जब इंडिया आज़ाद हुआ उसके बाद इस जगह का नाम पड़ गया भरूच। तो ये सारे नाम जो है एक ही जगह के नाम है, और ये ब्रोच जो है सदर्न गुजरात में लोकेटेड है। तो पहला इंपॉर्टेंट पोर्ट है ब्रोच। दूसरा इंपॉर्टेंट पोर्ट आता है सोपारा, जो कि महाराष्ट्र में मौजूद है। ठीक है, सोपारा इज द एंशियंट पोर्ट नियर मुंबई। ठीक है, दिस इज द एंशियंट पोर्ट नियर मुंबई। अगला जो इंपॉर्टेंट पोर्ट आता है वो है अरिकमेड़ू। ठीक है, अरिकमेड़ू ये लोकेटेड था आपका पौंडीचेरी, या आप कह सकते हैं कि नदन तमिलनाडु में लोकेटेड था। तो दिस वाज द थर्ड इंपॉर्टेंट पोर्ट, एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट पोर्ट वाज ताम्रलिप्ति। ठीक है, ताम्रलिप्ति जो कि गुजरात में मौजूद, माफ़ कीजिएगा, बंगाल में मौजूद है। ठीक है, तो ये चार इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं। और जो उज्जैन था, सिंस उज्जैन इज द सेंटर, इज द हार्ट ऑफ इंडिया, उज्जैन वॉज द मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल दीज ट्रेड रूट्स। ठीक है, यहाँ से अगर कोई सामान, अगर आपको ताम्रलिप्ति जाना है तो भी उज्जैन से क्रॉस होना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि कोई लैंड रूट से कोई सामान आ रहा है तो वो भी उज्जैन से क्रॉस करेगा। सोपारा से कोई सामान आएगा और सोपारा से होते हुए अगर ताम्रलिप्ति जाना है, या अगर आपको भरूच से होते हुए अगर आपको क्या बोलते हैं अरिकमेड़ू जाना है, मतलब किसी भी जगह से अगर आपको सामान की आवाजाही करनी है तो उज्जैन वॉज द मीटिंग पॉइंट, इट वॉज द सेंट्रल पॉइंट। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी वजह है कि उज्जैन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों हुआ। ठीक है, अगर आप देखेंगे सतवाहनाज की अगर दूसरी राजधानी उज्जैन थी, ठीक है, सतवाहनाज की दूसरी राजधानी उज्जैन थी, तो ऐसे ही चूंकि उज्जैन भले ही सी पोर्ट नहीं था, उज्जैन सेंटर नो, लेकिन उज्जैन एक इम्पॉर्टेंट कमर्शियल हब बना क्योंकि वो इंडिया के सेंटर में मौजूद था। तो दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ उज्जैन। ठीक है, तो भरूच, सोपारा, ताम्रलिप्ति और अरिकमेड़ू ये चार इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे जहाँ से हिंदुस्तान का सामान
रोम जाता था और रोम का सामान हिंदुस्तान आया करता था। अब बात आती है कि कौन से आइटम्स का हम आदान प्रदान होता था। ठीक है, कौन से आइटम्स का आदान प्रदान होता था। तो पहली बात ये याद रखेंगे कि लग्जरी आइटम्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता था। माफ कीजिएगा, डे टू डे आइटम का एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता था। जो भी ट्रेड होता था मोस्टली लग्जरी गुड्स का होता था। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लग्जरी गुड्स का आदान प्रदान होता था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था, ना कि किसी डे टू डे आइटम का। अब उस लग्जरी आइटम्स में क्या क्या आएगा। तो सबसे पहला आएगा पेपर, यानी कि काली मिर्च। ठीक है, जिसको यवन प्रिया भी बोलते हैं। यवन, यवन प्रिया। यवन जो है ग्रीक्स को यवन कहा जाता है, और यवन प्रिया यानी कि बिलीवर्ड ऑफ द ग्रीक्स। तो पेपर का काफ़ी ज़्यादा डिमांड था, पेपर की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी रोमन सिविलाइजेशन में। और ऐसा क्यों था? क्योंकि पेपर एक तो फूड को के टेस्ट को इन्हेंस करता था, दूसरा सर्दियों में जब कुछ खाने को नहीं होता था तो होता क्या है कि यूरोप में क्या होता था उस टाइम पर कि यूरोप में काफ़ी सर्दी पड़ती है। ठीक है, तो सर्दी पड़ने की वजह से कुछ उगता नहीं है, अब कोई भी मतलब सब कुछ बर्फ से ढक जाता है। तो वहाँ पे सरवाइव करने का एक ही तरीका है कि गर्मियों के मौसम में आप जानवरों को मार के सर्दियों के मौसम में कंज्यूम करने के लिए आप प्रिजर्व करिए। तो मीट को प्रिजर्व करना, मीट को ये लोग क्या करते थे सर्दियों में, ये लोग मीट जो जितने भी मवेशी थे उनको मार के वो रखते थे ताकि इनको सर्दियों तक, जब तक सर्दियाँ चलेंगी, इनको खा सकें। अब सर्दियाँ तो थी लेकिन इतनी भी सर्दी नहीं थी कि पूरा कोई भी मीट जो है 8-8 महीने 10-10 महीने स्पॉयल नहीं होगा। तो काली मिर्च छिड़कने से जो मीट होता था वो स्पॉयल नहीं होता था। तो काली मिर्च का जो यूटिलिटी है वो सिर्फ फूड इन्हेंसर के रूप में ही नहीं था, फूड प्रिजर्वर के रूप में भी इसका काफ़ी इस्तेमाल होता था। इस वजह से इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी, और इसी वजह से, इस डिमांड की वजह से इसका नाम पड़ गया यवन प्रिया। कुछ लोग उस टाइम पर इसको ब्लैक गोल्ड भी कहते थे। ब्लैक गोल्ड, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी काली मिर्च की। दूसरा आइटम है स्पाइसेस। ठीक है, मसाले, मसलिन यानी कि कॉटन के कपड़े, पर्ल हो गया, ज्वेलरी हो गई, आयरन कटलरी। ठीक है, लोहे और स्टील के बने हुए चाकू, चम्मच, छुरी, ये सब सारी चीज़ें, और सिल्क। ठीक है, और सिल्क। तो ये इन चीज़ों का इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ करता था। अब बात आती है कि इंपोर्ट हम क्या करते थे। तो वाइन, जैसा कि मैंने बताया कि लग्जरी आइटम्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट जनरली होता था। वाइन, पॉटरी, लेड। ठीक है, जो सतवाहनाज हम आगे देखेंगे, सतवाहनाज जो थे, ठीक है, ये लेड कॉइन्स इशू करते थे। तो ये लेड आता कहाँ से था? ये लेड आता था रोम से, गोल्ड और सिल्वर। तो इंडिया में इतना सारा, अगर आप देखेंगे 100 एडी से, 100 एडी से लेकर लगभग 350 या 400 कर लीजिए एडी के बीच में बहुत सारा सोना रोम से आएगा। ठीक है, लोग अक्सर कहते हैं इंडिया सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया था। तो ऐसा सोने की चिड़िया इंडिया इसलिए नहीं था कि इंडिया में सोना बहुत ज़्यादा था या इंडिया की माइंस में सोना बहुत ज़्यादा था। जो भी हिंदुस्तान में सोना आया है वो रोम के साथ ट्रेड करने की वजह से आया है। ठीक है, क्योंकि इंडियन जो व्यापारी थे अपना सामान देते थे और बदले में गोल्ड और सिल्वर, जनरली गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स एक्सेप्ट करते थे। तो जिसकी वजह से बहुत भारी मात्रा में रोम से चांदी और सोने का ड्रेन हो रहा था। इंडिया में सोना और चांदी बह रहा था रोम से। ठीक है, सोना और चांदी बह रहा था। और इसी वजह से अगर आप देखें तो ये जो टाइम पीरियड है 100 एडी से 400 500 एडी वाला टाइम पीरियड, इसमें काफ़ी जितने भी राजा होंगे वो सोने के सिक्के इशू करेंगे। सोने के सिक्के काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में सर्कुलेशन में, मॉनेटरी सर्कुलेशन में आएगा। ठीक है, ये है। फिर अगर आप देखें तो सिल्क की अगर हम बात करें तो सवाल ये आता है कि यार इंडिया में सिल्क तो था नहीं। ठीक है, तो फिर हम लोग सिल्क का एक्सपोर्ट कैसे करते थे। तो इसको समझने के पीछे, इसको अगर आपको समझना है तो हमें समझना पड़ेगा कि इंडिया बेसिकली एक ट्रांजिट हब था। ठीक है, ट्रांजिट हब था। इंडिया से सिल्क आता था, चाइना से सिल्क आता था इंडिया। ठीक है, चाइना से आता था सिल्क इंडिया, और फिर इंडिया से ये जो सिल्क है इंडिया के पोर्ट्स का इस्तेमाल करते हुए ये सिल्क रोमन सिविलाइजेशन की तरफ चला जाता था। ठीक है, तो ये था, इंडिया में सिल्क नहीं होता था, जो भी सिल्क इंडिया में आता था वो चाइना से आता था। ठीक है, चाइना से जो सिल्क है वो इंडिया में आता था,
और सिल्क यानी कि रेशम, और फिर इसी सिल्क को इंडिया के पोर्ट से होते हुए रोम भेजा जाता था। तो इंडिया बेसिकली एक ट्रांजिट रूट का काम करता था, ट्रांजिट रूट का काम करता था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, भृगुकच्छ जिसको मैंने बताया, भरूच, फिर आता है मुजीरी। ठीक है, इस टाइम पर एक और इम्पॉर्टेंट पोर्ट है। ठीक है, ये हो गया आपका भृगुकच्छ, दूसरा हो गया मुजीरी जो कि केरला में मौजूद है, फिर कावेरी पट्टनम जिसको पूहर भी कहते हैं, पूहर, PUHAR, पूहर, और अरिकमेडु जो कि पुडुचेरी में मौजूद है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे उस टाइम के। ठीक है, तो ये नाम याद रखेंगे, यूपीएससी अक्सर ये सवाल पूछती है। अब इसका सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ? रोम के साथ अगर ट्रेड देखें तो सबसे ज़्यादा फायदा होता है सतवाहनास को। सतवाहना जो है इस डेक्कन वाला, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में सतवाहना एम्पायर हुआ करती थी। फिर दूसरा जो बेनिफिशियरी है वो है संगम सोसाइटी। ठीक है, संगम सोसाइटी के बारे में हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि संगम पीरियड में कौन कौन से राजा थे, क्या क्या था, ये सारी चीज़ें। तो ये वाला जो एरिया है संगम एज, संगम सोसाइटी है, जो कि 300 BC से लेकर 300 AD के बीच में केरला, तमिलनाडु वाले रीजन में फ्लरिश हो रही थी। और तीसरे बेनिफिशियरीज हैं कुशान्स। ठीक है, कुशान्स चूंकि अगर आप देखें कि कुशान्स का कंट्रोल था सिल्क रूट पे। ठीक है, सिल्क रूट पे, तो कुशान्स को भी काफ़ी ज़्यादा रोमन ट्रेड से काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ। और इसी टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा सोने और चांदी का इनफ्लो हुआ रोम से इंडिया में, और जिसकी वजह से इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आ गई थी। ठीक है, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आ गई थी। इसी कंटेक्स्ट में, रोम ट्रेड के कंटेक्स्ट में, इंडिया और रोम के ट्रेड के कंटेक्स्ट में, प्लिनी करके एक राइटर हैं, रोमन हिस्टोरियन हैं, ठीक है, जिन्होंने एक किताब लिखी नेचुरल हिस्ट्री। उसमें उन्होंने इंडिया से, जो रोम से इंडिया की तरफ इतना ज़्यादा सोना जो बह रहा था, जिसकी वजह से रोम में सोने की कमी होती जा रही थी और इंडिया में सोना लदता जा रहा था, इसको अपनी किताब में एक दुख भरे अंदाज में इस बात का वर्णन किया है कि रोमन सिविलाइजेशन इंडिया के साथ ट्रेड की वजह से रोमन सिविलाइजेशन का जो सारा सोना है वो इंडिया की तरफ बहता जा रहा है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि इंडिया एक ऐसा देश है जो कि हर चीज़ में रोम से इंफीरियर है, फिर भी इंडिया इज एबल टू एब्जॉर्ब गोल्ड एंड सिल्वर एंड ड्रेनिंग रोमन एम्पायर फ्रॉम इट्स इनवैल्यूएबल वेल्थ। ठीक है, तो कह सकते हैं कि उस टाइम पर जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड इंडिया के फेवर में था। ठीक है, इंडिया हाई वैल्यू गुड्स को एक्सपोर्ट करता था और इंपोर्ट जो है कम करता था। ठीक है, तो इंडिया एक्सपोर्ट ज़्यादा करता था, इंडिया में इंपोर्ट कम होता था। और मोस्टली जो इंपोर्ट में अगर आप देखें तो इंपोर्ट के नाम पर इंडिया सिर्फ सोना और चांदी एक्सेप्ट करता है। तो इंडियन जो ट्रेडर्स थे वो ये मोती हो गए, गहने हो गए, आयरन कटलरी हो गई, सिल्क हो गया, पेपर हो गया, स्पाइसेस हो गए, टेक्सटाइल हो गया, इन सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट करते थे। और उसके बदले में मोस्टली दे प्रिफर्ड गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर। और इसी ड्रेन ऑफ वेल्थ की वजह से धीरे धीरे रोमन सिविलाइजेशन, जो रोमन राजा थे, उन्होंने इंडिया के साथ जो ट्रेड है उसको बैन कर दिया, स्पेशली पेपर में और स्टील कटलरी में, बिकॉज दैट वाज कॉजिंग हैवी आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम रोम टू इंडिया। ठीक है, और जैसा हमने देखा था कि मेजर जो आइटम्स थे वो था पेपर, स्टील कटलरी, उसके अलावा आप देखें तो मसलिन हो गया, सिल्क हो गया, देन सेमी प्रेशियस स्टोन्स हो गए, ज्वेलरी हो गए। दीज वर द मेजर आइटम ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू रोमन सिविलाइजेशन। ठीक है, अब बात करते हैं उस टाइम के मनी इकोनॉमी की, यानी कि सिक्कों की। तो किस टाइप के सिक्के उस टाइम पर चलते थे वो हम इस स्लाइड में देखेंगे। तो देखा जाए तो
हिंदुस्तान में सोने के सिक्के को इंट्रोड्यूस करने का जो क्रेडिट जाता है वो इंडो ग्रीक रूलर्स को जाता है, जिनको हम इंडो बैक्ट्रियन भी कहते हैं। ठीक है, इंडो बैक्ट्रियन। और तो ग्रीक्स वेर द फर्स्ट रूलर्स हु इंट्रोड्यूस्ड गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। बाद में चल के कुषाण राजाओं ने सोने के सिक्कों को और ज़्यादा पॉपुलर कर दिया। ठीक है, अगर गुप्ता पीरियड की बात करें तो गुप्ता पीरियड में ये जो सोने के जो सिक्के हैं, ठीक है, सोने के सिक्के की क्वांटिटी जो है और ज़्यादा बढ़ी हुई। यानी कि अगर हम कुषाण पीरियड से अगर कंपेयर करें तो गुप्ता पीरियड में सोने के सिक्के और ज़्यादा बढ़े। ठीक है, सोने के सिक्के और ज़्यादा बढ़े, लेकिन उसकी जो प्यूरिटी है वो डिक्लाइन हो गई। ठीक है, उसकी अगर हम प्यूरिटी देखें तो वो डिक्लाइन हो गई। तो क्वांटिटी बढ़ी पर क्वालिटी, अगर प्यूरिटी देखें क्वांटिटी बढ़ी लेकिन प्यूरिटी जो है वो कम हो गई। फिर नाम देखते हैं कि गोल्ड कॉइन्स को उस टाइम पे दिनार क्यों बोलते थे। ठीक है, दिनार क्यों बोलते थे? तो दिनार का जो नाम है वो एक रोमन राजा डेनेरियस से आया। ठीक है, डेनेरियस नाम से आया दिनार शब्द, और इंडिया में इसी वजह से जो सोने के सिक्के थे उनको दिनार शब्द से बुलाया जाता था, क्योंकि दिनार जो है एक रोमन कॉइन का नाम था। इसी वजह से अगर आप देखें इंडो जो ग्रीक रूलर्स थे उन्होंने जो सोने के सिक्के इंट्रोड्यूस किए उसका नाम था दिनार। कुशान्स ने भी जो सोने के सिक्के इंट्रोड्यूस किए उसका नाम था दिनार। जो गुप्ता रूलर्स ने सोने के सिक्के इंट्रोड्यूस किए उसका नाम था दिनार। ठीक है, तो ये बात रही सोने के सिक्के की। पर ऐसा तो है नहीं कि सोने के सिक्के का इस्तेमाल सब कोई करते थे। अगर मान लीजिए कि आपको 1 किलो चावल खरीदना है तो आप सोने के सिक्के से थोड़ी चावल खरीद सकते हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो सोने के सिक्कों का इस्तेमाल जनरली किसी बड़े ट्रांजैक्शन के लिए ही होता होगा। पर डे टू डे लाइफ में एक इंसान किस तरीके से खरीदता था? डे टू डे लाइफ में बेसिकली लेड कॉइन और कॉपर कॉइन का इस्तेमाल होता था। अगर आप देखें डे टू डे लाइफ में लेड और कॉपर कॉइन का इस्तेमाल होता था छोटी ट्रांजैक्शंस के लिए। ठीक है, छोटी ट्रांजैक्शन के लिए। तो ये ध्यान रखेंगे कि हमेशा बड़ी ट्रांजैक्शन के लिए गोल्ड और सिल्वर कॉइन का इस्तेमाल होता था, छोटे डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए लेड और कॉपर के कॉइन्स का इस्तेमाल हुआ करता था। अब बात आती है कि उस टाइम पे सबसे बड़े शहर कौन थे। ऑब्वियस सी बात है, ट्रेड एंड कॉमर्स होगा तो अर्बनाइजेशन भी होगा, शहरीकरण भी होगा। तो सबसे पहला नाम आता है वैशाली का। ठीक है, वैशाली जो कि एक इम्पॉर्टेंट रिपब्लिकन सेंटर था लिच्छवीज का। ठीक है, लिच्छवी जो अगर आप देखेंगे कि वर्धमान महावीर का जन्म यहीं पर हुआ था। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट नाम आता है पाटलिपुत्रा का। आप देख सकते हैं पाटलिपुत्रा जो कि आज का मॉडर्न डे पटना है और जो कि बिहार में मौजूद है। तो पाटलिपुत्रा वॉज द कैपिटल ऑफ द मौर्याज एंड इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक सेंटर। तीसरा नाम आता है बनारस का, वाराणसी। ठीक है, बनारस जो कि उत्तर प्रदेश में मौजूद है। चौथा नाम आता है कौशाम्बी का, ये भी उत्तर प्रदेश में मौजूद है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट शहर जो है आप देखेंगे पोस्ट मॉडर्न पीरियड में था। अगला नाम है श्रावस्ती का। श्रावस्ती मैप में यहाँ देख सकते हैं। श्रावस्ती जो है उत्तर प्रदेश और नेपाल के बॉर्डर पर मौजूद है। तो ये एक मेजर सिटी थी कोसला किंगडम की। बेसिकली कोसला महाजनपद की ये राजधानी भी हुआ करती थी। ठीक है, कोसला महाजनपद की ये राजधानी भी हुआ करती थी। अगला नाम है मथुरा का। ठीक है, मथुरा, हस्तिनापुर यानी कि मॉडर्न डे मेरठ। ठीक है, मेरठ को हस्तिनापुर कहते थे। फिर अगला नाम आता है उज्जैन का, उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में मौजूद है। ठीक है, तो दीज वेर द एरिया, दीज वेर द मेन अर्बन सेंटर्स। उस समय दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और ये क्या बोलते हैं अहमदाबाद, इंदौर, ठीक है, बेंगलोर, हैदराबाद, ये सब बड़े शहर नहीं थे। बेसिकली ये बड़े शहर थे वैशाली, पाटलिपुत्रा, वाराणसी, कौशाम्बी, श्रावस्ती, मथुरा, हस्तिनापुर, उज्जैन। ठीक है, और इस शहरीकरण, ये जो अर्बनाइजेशन इस पीरियड में हो रहा है, दिस इज द थर्ड वेव ऑफ अर्बनाइजेशन। ठीक है, ध्यान देंगे कि तीसरी अर्बन रिवोल्यूशन है इंडिया की धरती पर। पहली अर्बन रिवोल्यूशन होगी आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन में, जब बहुत भारी मात्रा में शहरीकरण होगा। दूसरी अर्बन रिवोल्यूशन होगी महाजनपद पीरियड में।
ये है तीसरी अर्बन रिवॉल्यूशन। और इस अर्बनाइजेशन के पीछे हमने डिस्कस किया था कि अगर हम इस अर्बनाइजेशन के पीछे की बात करें, उन पहलुओं की बात करें, तो ट्रेड एंड कॉमर्स ऑब्वियस सी बात है, जो रोमन सिविलाइजेशन के साथ ट्रेड एंड कॉमर्स हो रहा था, तो ट्रेड एंड कॉमर्स बेस्ड सोसाइटी जनरली अर्बन सिविलाइजेशन हुआ करती है। तो पहला ये हो गया। फिर कॉइनेज, जो जो इतने ज़्यादा सिक्के मार्केट में घूम रहे थे, इसने भी ट्रेड एंड कॉमर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया, जिससे अर्बनाइजेशन को और ज़्यादा पुश मिला। फिर स्टेट सपोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन, इस टाइम पीरियड में देखेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है डायनेस्टीज़ का जन्म हुआ, जिसमें कुशान्स होंगे, सतवाहनाज होंगे, ठीक है, इश्वाकूस, कदम, वकाटकाज, फिर बाद में चल के गुप्ताज। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज जिसने बेसिकली एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर दिया, एक सेंट्रलाइज्ड पावर दिया, जिसने लॉ एंड ऑर्डर को स्टेबलाइज किया, सोसाइटी को स्टेबलाइज किया, जिसकी वजह से इकोनॉमी को बूस्ट मिला, जिसकी वजह से ट्रेड एंड कॉमर्स को बूस्ट मिला। और उसी के साथ साथ जो क्राफ्ट के क्षेत्र में, जनरली टेक्सटाइल के क्षेत्र में जो क्रांति हो रही थी, जो इतनी इम्पॉर्टेंट इंडिया में पॉटरी हो गया, कपड़े हो गए, मिट्टी के बर्तन हो गए, टेराकोटा के बर्तन हो गए, सेमी प्रेशियस स्टोन्स हो गए, फिर स्टील के कांटे, स्टील के जो बर्तन हैं, इन सारी चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा था, जिसने भी, इस फैक्टर ने भी इंडिया के ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रमोट करने में और अर्बनाइजेशन को प्रमोट करने में एक बड़ी भूमिका निभाई। और अगला जो फैक्टर है रिलीजियस एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसने अर्बनाइजेशन को बूस्ट किया पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, ठीक है। पोस्ट मॉडर्न पीरियड जनरली सेकंड सेंचुरी बीसी से सेकंड सेंचुरी एडी वाला जो टाइम पीरियड है, इसमें ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसने अर्बनाइजेशन को प्रमोट करने का काम किया। अब बात आती है कि सतवाहना पीरियड में अर्बनाइजेशन कहाँ कहाँ पर हुआ। तो सतवाहना पीरियड में मेजर पहले देखते हैं कि कौन कौन से अर्बन सेंटर्स थे। तो मेजर अर्बन सेंटर्स थे पैठन। पैठन जो है सतवाहनास की राजधानी हुआ करती थी। फिर अगला है अमरावती। अमरावती एक बुद्धिस्ट सेंटर था, जो कि महास्तूपा यानी ग्रेट स्तूपा के लिए फेमस था। अगला नाम आता है धनकटका का। धनकटका भी एक बुद्धिस्ट सेंटर हुआ करता था, जो कि यहाँ पर मौजूद है, आप मैप में देख सकते हैं। अगला नाम आता है नागार्जुन कोंडा का। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर था, नागार्जुन कोंडा। अगला नाम आता है ब्रोच का। ब्रोच ये रहा सदर्न गुजरात, जिसको भृगुकच्छ, बेरगाजा या भरूच भी कहा जाता है। अगला नाम आता है सोपारा का, जो कि मुंबई में मौजूद है। फिर नाम आता है अरिकमेड़ू का, जो कि पौंडीचेरी में मौजूद है। फिर नाम आता है कावेरीपट्टनम का, जिसको हम पूहर भी कहते हैं, ठीक है। जो ये कावेरीपट्टनम है यानी कि पूहर, ये चोला पीरियड में, संगम पीरियड में एक इम्पॉर्टेंट मैरीटाइम एंड कमर्शियल सेंटर था, ठीक है, इम्पॉर्टेंट मैरीटाइम एंड कमर्शियल सेंटर था। अब सतवाहना पीरियड में अर्बनाइजेशन का एक बार ओवरव्यू देखते हैं, ठीक है। तो सतवाहना पीरियड में बेसिकली अर्बनाइजेशन के पीछे कुछ खास वजह है। पहला तो है कि ट्रेड एंड कॉमर्स का बढ़ना, क्राफ्ट प्रोडक्शन, बुद्धिज़्म का फैलना, फिर कॉइन्स का इशू होना, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे, बुद्धिज़्म, रिलीजियस फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर भी था कि सतवाहना जो है उन्होंने एक ऐसी स्टेबिलिटी प्रोवाइड की, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर दिया, यूनिफॉर्म पॉलिटिकल स्ट्रक्चर दिया डेक्कन रीजन में, जिसके वजह से ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रमोशन मिला, ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रमोशन मिला। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि ये जो अर्बन सेंटर्स की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ ये इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए ही नहीं जाने जाते थे, बल्कि दे वर ऑल्सो सेंटर्स ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, रिलीजियस एंड कल्चरल एक्सचेंज। अगर आप ये सारे जितने भी नाम हमने इस टेबल में देखे हैं, अगर आप उनको देखोगे तो आप एक चीज़ कॉमन पाओगे कि यहाँ पर ये जो एरियाज़ हैं वो ट्रेड एंड कॉमर्स के साथ साथ कल्चरल और कल्चरल और आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, ठीक है। चाहे आपका अरिकमेड़ू हो, चाहे नागार्जुन कोंडा हो, धनकटका हो, अमरावती हो। आपने सुना होगा अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, धनकटका ये बुद्धिज़्म का सेंटर था, नागार्जुन कोंडा भी बुद्धिज़्म का सेंटर था। तो ये सारे एरिया जो हैं सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी ना के साथ साथ रिलीजियस
नो आर्टिस्टिक क्राफ्ट, इन सारी चीज़ों के लिए फेमस हुआ करते थे। ठीक है, अब बात हो आती है कि पोस्ट सतवाना पीरियड में धीरे धीरे हमने एक अर्बन डिके देखा, जहां पर हमने सतवाना पीरियड में इंडिया में एक फ्लरिशिड ट्रेड देखा रोमन सिविलाइजेशन के साथ। फर्स्ट एडी से सेकंड से नो फर्स्ट एडी बीसी से फर्स्ट बीसी से सेकंड सेंचुरी एडी के बीच में, यानी कि लगभग 300 साल के टाइम पीरियड में एक फलता फूलता ट्रेड नेटवर्क था इंडिया और रोमन सिविलाइजेशन के बीच में। और इस टाइम पीरियड में एक नो ट्रेड एंड कॉमर्स की वजह से अर्बनाइजेशन और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, रिलीजियस प्रॉस्पेरिटी, ये सारी चीज़ें हिंदुस्तान ने देखी। ठीक है, उस टाइम पर आप देखें कि ट्रेड बढ़ रहा था, अर्बनाइजेशन हो रहा था, मार्केट्स डेवलप हो रहे थे, बैंकिंग सिस्टम, नो कमर्शियल एक्टिविटीज़, सिक्के बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है सोसाइटी में या इकोनॉमी में फ्लो कर रहे थे। ये कुछ इम्पॉर्टेंट अर्बन सेंटर्स भी थे। लेकिन पोस्ट सतवाना पीरियड में होता यूँ है कि इंडिया और रोम के बीच में जो ट्रेड है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, और इसकी शुरुआत लगभग होती है सेकेंड सेंचुरी बीसी के अंत तक आते आते। ठीक है, सेकेंड सेंचुरी के अंत तक आते आते इंडिया और रोमन सिविलाइजेशन के बीच में जो ट्रेड है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, अब देखते हैं कि अब डी अर्बनाइजेशन होने से क्या क्या इम्पैक्ट होंगे। ठीक है, तो बेसिकली डी अर्बनाइजेशन होगा क्यों? तो पहला रीज़न है डिक्लाइन ऑफ ओवरसीज ट्रेड, एंड जिसकी वजह से धीरे धीरे इंडिया में जो वेल्थ है वो कम होने लगी। अर्बन सेंटर्स धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगे, उनका साइज़ कम होने लगा, उनकी इंपॉर्टेंस कम होने लगी, कमर्शियल एक्टिविटीज़ कम होने लगी, क्राफ्ट प्रोडक्शन धीरे धीरे घटने लगा, और जिसकी वजह से धीरे धीरे सिक्के जो कि इकॉनमी में फ़्लो कर रहे थे, उन सिक्कों का जो सर्कुलेशन है वो कम होता चला गया। और इसी वजह से धीरे धीरे इंडिया की जो अर्बन सोसाइटी है वो रूरल इकोनॉमी में कन्वर्ट होती चली गई, और इसी टाइम पीरियड में रीजनल पावर्स का जन्म हुआ और लिमिटेड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। ठीक है, तो ट्रेड एंड कॉमर्स ख़त्म हुआ सेकेंड सेंचुरी एडी आते आते, और जिसकी वजह से इंडिया में डी अर्बनाइजेशन का फिनोमिना हमें देखने को मिला। और इसी डी अर्बनाइजेशन की वजह से इंडिया में जो कि अब तक ट्रेड एंड कॉमर्स बेस्ड अर्बन सेटलमेंट, अर्बनाइज सोसाइटी हुआ करती थी, उसकी जगह पर एक एग्रेरियन रूरल इकोनॉमी का जन्म होगा। ठीक है, एग्रेरियन रूरल इकोनॉमी का जन्म होगा। तो ये था चैप्टर नंबर 19। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और इसी तरीके के मीनिंगफुल वीडियोस मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।